हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ रिप्रोडक्शन। और वो भी रिप्रोडक्शन में आज हम करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर हुआ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता है, बस हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और इससे हमें और वीडियो बनाने की इच्छा होती है, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, क्योंकि इससे एक्चुअल में रियली में हमें एक भरोसा होता है कि नहीं व्यूअर्स को अच्छा लग रहा है, तो इससे हमें और वीडियो बनाने का मन करता है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए तो शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और वो टॉपिक है आज हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि रिप्रोडक्शन का जो फर्स्ट टॉपिक था वो था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसको हमने देख रखा था। अब आ गया हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आइदर बाय सेम इंडिविजुअल और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द अपोजिट सेक्स। तो आइए इस लाइन का मतलब समझते हैं कि ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें बनता है आपका गैमिट। क्या बनता है? गैमिट। ये देख रहे हैं आप, मेल और फीमेल गैमिट। तो गैमिट का मतलब आइए समझते हैं क्या होता है। गैमिट मतलब होता है वो सेल, ठीक है, समझिएगा आराम से। गैमिट मतलब होता है वो सेल जिसके थ्रू हमारा जो नया ऑर्गेनिज्म बनने का प्रोसेस शुरू होता है। फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें तो जैसे अगर हम मेल की बात करें तो मेल में होता है स्पर्म। क्या होता है? अगर इंसान की बात कर रहा हूँ मैं अभी फ़िलहाल, तो स्पर्म वही मेल में ही होता है। क्या? स्पर्म, ठीक है। और फीमेल में क्या होता है? ओवम, ठीक। फीमेल में क्या होता है? ओवम। तो ये जो स्पर्म है ये कहलाता है गैमीट, ओवम ये कहलाता है गैमीट। तो स्पर्म तो हो गया आपका मेल गैमीट और ओवम हो गया आपका फीमेल गैमीट। क्लियर हुआ? तो ये गैमीट तो कह रहा है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें मेल और फीमेल गैमेट बनता है। तो अगर हम इंसान को ही याद रखें तो हमारे माइंड में आना चाहिए मेल गैमेट जैसे बोला जाएगा तो स्पर्म याद आना चाहिए, और फीमेल गैमेट मतलब ओवम याद आना चाहिए। क्लियर हुआ? अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी होता है। इट मीन्स प्लांट में भी मेल होगा और फीमेल होगा, इस तरीके से एनिमल में भी मेल होगा या फीमेल होगा। क्लियर हुआ? उम्मीद करता हूँ गैमिट्स क्या होता है ये आपको बहुत ही इजीली क्लियर हो गया। तो अब कह रहा है ये जो गैमिट है ये सेम इंडिविजुअल में भी हो सकता है। सेम इंडिविजुअल मतलब एक ही इंडिविजुअल मेल और फीमेल गैमेट दोनों प्रोड्यूस कर सकती है। क्लियर हुआ? जैसे कि कोई एक ही फ्लावर है उसमें मेल पार्ट भी हो सकता है या फिर फीमेल पार्ट भी हो सकता है, या कुछ एनिमल भी होता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों होता है, या फिर बाय डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ अपोजिट सेक्स। क्लियर हुआ? मतलब ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट चाहिए। अब ये गैमेट या तो सेम इंडिविजुअल मतलब एक ही इंडिविजुअल से आ सकता है या फिर अलग अलग इंडिविजुअल। तो सेम हो या अलग हो लेकिन चाहिए हमें मेल फीमेल दोनों गैमेट, तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो पाएगा। चलिए आगे देखते हैं। दीज गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म जायगोट। अब कह रहा है ये जो हमारा गैमेट, मेल और फीमेल गैमेट, मेल मतलब स्पर्म और फीमेल मतलब ओवम। क्लियर हुआ? यानी कि स्पर्म प्लस ओवम, तो जब ये दोनों मिलता है तो हमारा क्या बनता है? जायगोट। क्लियर हुआ? क्या बनेगा? जायगोट। जब मेल और फीमेल गैमेट मिलता है, यानी अगर हम इंसान को याद रखें, यानी स्पर्म प्लस ओवम जब ये आपस में मेटिंग करता है तो उसको हम बोलते हैं जायगोट। यानी आफ्टर रिप्रोडक्शन जो मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं जायगोट, और जो कि डेवलप होता है और बना देता है न्यू ऑर्गेनिज्म। क्लियर हुआ? यानी मेल गैमेट यानी स्पर्म और ओवम आपस में मिक्स होगा यानी फ्यूज़ होगा, मिलेगा और बन जाएगा जायगोट, जो कि डेवलप होगा। डेवलप मतलब उसका सेल डिवीज़न होगा और उसके बाद नया ऑर्गेनिज्म बना देगा। इट इज़ एन इलेबोरेट कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
अब कह रहा है ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सारा होता है ना, गैमेट का बनना, फिर गैमेट का फ्यूज़ होना, फिर उससे डेवलप होके फिर न्यू ऑर्गेनिज्म बनाना, ये बहुत स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू एसेक्सुअल प्रोसेस। यानी एसेक्सुअल प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म जल्दी जल्दी बनते हैं, लेकिन सेक्सुअल में ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे बनते हैं। बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, sexual reproduction results in offspring that are not identical to parents or amongst themselves। अब कह रहा है ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट होता है। क्लियर हुआ? मेल और फीमेल गैमेट, जिसकी वजह से थोड़ा कैरेक्टर तो मेल में से आता है, थोड़ा कैरेक्टर फीमेल में से आता है। तो इसी कारण से जो नया ऑफस्प्रिंग आता है वो एग्जैक्ट आइडेंटिकल नहीं होता, यानी क्लोन नहीं होता है। जैसा कि हमने ऊपर देखा था, एसेक्सुअल में क्या बनता है, हमारा क्लोन बनता है, लेकिन यहाँ पे क्लोन नहीं बनेगा। क्लियर हुआ? क्यों? क्योंकि थोड़ा कैरेक्टर तो मम्मी से आ रहा है, थोड़ा कैरेक्टर पापा से आ रहा है, तो फोटोकॉपी कैसे हो सकता है? दोनों का मिक्स कैरेक्टर होगा। क्लियर हुआ? तो वही कह रहा है कि यहाँ पे हमारा आइडेंटिकल नहीं होगा। आइडेंटिकल मतलब एग्जैक्ट सेम। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टडी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल्स और फंजाई shows that though they differ so greatly in external morphology, internal structure and physiology। अब जब आइडेंटिकल नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा, इनका जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी यानी बाहर से देखेंगे या फिर हम इंटरनल की बात करें तो वो कैसा हो जाएगा, डाइवर्स होगा। डाइवर्स मीन्स डिफरेंट होगा। व्हेन इट इज कम टू सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सरप्राइजिंगली दे शेयर सिमिलर पैटर्न। लेट अस फर्स्ट डिस्कस व्हाट फीचर्स आर कॉमन टू दीज डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। तो आइए देखते हैं क्या कॉमन है। ये जो भी ऑर्गेनिज्म अलग अलग है, हर किसी में वही सेम प्रॉपर्टी लगभग दिखने को मिलेगा, कि मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेस पे वो मॉर्फोलॉजिकली एग्जैक्ट सेम नहीं होता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है वो। ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टू रीच सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन देयर लाइफ। यानी कह रहा है कि जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनिज्म को ग्रो करना पड़ता है। क्लियर हुआ? क्या करना पड़ता है? ग्रो। ठीक। हम यहाँ पे हर बार एग्जांपल इंसान की लेने की सोचेंगे, जिससे कि आपको इजीली समझ में आए। ठीक है? क्योंकि इंसान भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करता है, तो हम हर बार इंसान का एग्जाम्पल लेंगे। तो यहीं पर फिर से हम इंसान को समझते हैं कि पहले तो किसी ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करना पड़ता है एक पर्टिकुलर स्टेज तक, उसके बाद वो मैच्योर होता है, उसके बाद ही जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। कहने का मतलब ये, अगर कोई बच्चा अगर चाहे कि वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके नए बच्चे को जन्म दे, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। सबसे पहले उसको ग्रो करना पड़ेगा, ग्रो करके मैच्योर होना पड़ेगा, उसके बाद ही उसकी बॉडी में वो प्रॉपर्टीज़ आएगी कि स्पर्म बने, फिर वो स्पर्म प्रॉपर डेवलप हो सके। तो इसके लिए सबसे पहले उस बच्चे को ग्रो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ग्रो। उसके बाद उसको मैच्योर होना पड़ेगा बिफोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या भी जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के पहले ये ग्रोथ और मैच्योर होना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। दैट पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड द जुवेनाइल फेज। क्लियर हुआ? यानी वो टाइम जब हम ग्रोथ नहीं कर, मतलब ग्रोथ तक पहुंचते नहीं है, ग्रोथ से पहले का। ठीक है? ग्रोथ से पहले तक का जो फेज़ होता है उसको बोलते हैं जुवेनाइल फेज़। और अगर प्लांट की बात करें कि जब कोई प्लांट फल देने लायक हो जाता है, तो फल देने से पहले तक की उम्र, उसको बोलते हैं हम प्लांट में वेजिटेटिव फेज़, और इंसानों में या कोई और एनिमल में उसको क्या बोलेंगे? जुवेनाइल फेज़। जुवेनाइल मीन्स बिफोर द रिप्रोडक्टिव फेज़, यानी ऐसा उम्र जब वो रिप्रोडक्टिव नहीं कर सके बल्कि रिप्रोडक्शन की तरफ बढ़ रहा हो। दिस फेज इज़ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो ये जो फेज़ है ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है, कि कोई ऑर्गेनिज्म 5 साल में ही रिप्रोड्यूस करने के काबिल हो जाता है, कोई 10 साल में हो सकता है, कोई 20 साल में भी हो सकता है। ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होता है।
द एंड ऑफ जुवेनाइल या फिर वेजिटेटिव फेज विच मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज। यानी जैसे ही जुवेनाइल फेज एंड होने वाला होता है, एंड तो उसके बाद जस्ट क्या हो जाता है, हमारा रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। कैन बी ईजिली सीन इन हायर प्लांट्स व्हेन दे कम टू फ्लावर। और रिप्रोडक्टिव फेज मतलब ऐसा फेज जहाँ से वो फ्लावर देना स्टार्ट कर दे, तो उस प्लांट पे हम क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव फेज में चला गया है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर मैरीगोल्ड, राइस, वीट, कोकोनट, मैंगो प्लांट्स टू कम टू फ्लावर। अभी आपके लिए क्वेश्चन है कि ये जो भी हमारे यहाँ दे रखा है, इनमें फ्लावर आने के लिए कितना टाइम लगता है। इन सम फ्लावर्स वेयर फ्लावरिंग अकर्स मोर देन वंस, कि ऐसा कुछ प्लांट होता है जिसमें फ्लावर एक बार से ज़्यादा बार आता है। व्हाट वुड यू कॉल द इंटर फ्लावरिंग पीरियड। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम। जुवेनाइल और मैच्योर, तो उसको आप क्या बोलेंगे, उस फेज़ को आप क्या नाम देंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। ऑब्जर्व अ फ्यू ट्रीज इन योर एरिया, अपने आसपास कुछ पेड़ को देखो। डू दे हैव फ्लावर ड्यूरिंग द सेम मंथ ईयर आफ्टर ईयर। तो कह रहा है क्या आप अपने आसपास में जो भी पौधे देखते हो, तो उनमें क्या हर साल उसी टाइम पे ही वो मतलब उसमें फूल आता है। डू यू थिंक द एबिलिटी ऑफ द फ्रूट्स लाइक मैंगो, एप्पल, जैकफ्रूट एट्सेट्रा इज सीजनल, कि क्या आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें सीजनल है। सीजनल मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे ही वो अपना जो फूल देगा और उसके बाद उस फूल से हमारा फल बनेगा। Are there some plants that flower throughout the year and some other that show seasonal flowering, या फिर कह रहा है आपके आसपास में कुछ क्या ऐसे भी है जो पूरे साल भर थ्रू आउट द ईयर, कि मतलब पूरे साल भर देता हो, या फिर कुछ और जो सीजनल फ्लावरिंग करते हो। तो ये आपको अपने आसपास देखना है और देख के उसको, कहने का मतलब ये है कि जब आप अपने आसपास रियल लाइफ को ऑब्जर्व करेंगे तो आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे। बस यही कहना चाह रहा है। Plants the annual and biennial types show clear cut vegetative, reproductive and senescent phase, but in the perennial species it is very difficult to clearly define these phases. A few plants exhibit unusual flowering phenomena। अब देखिए यहाँ कह रहा कुछ तो जो प्लांट है वो बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से फ्लावरिंग करती है। सम ऑफ देम सच एज बैम्बो स्पीशीज़, और इनमें से कुछ क्या है, कुछ बैम्बो की स्पीशीज़ है, बैम्बो की ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। और ये बैम्बो स्पीशीज़ क्या करती है, पूरे अपने लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार फ्लावर को देती है। जनरली आफ्टर 50 to 100 ईयर्स प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड डाई। तो ये क्या करता है, 50 से 100 साल में सिर्फ एक बार बहुत ज़्यादा फ्रूट देके मर जाता है। अनदर प्लांट स्ट्रोबाइलेंथस क्यूटेनिया। ठीक है, ये है एक प्लांट स्ट्रोबाइलेंथस क्यूटेनिया, जिसको बोलते हैं नीलकुरंजी। फ्लावर वंस इन 12 ईयर्स। और ये जो स्ट्रोबाइलेंथस कुंतेनिया जो है, या ये नीलकुरंजी है, ये 12 साल में सिर्फ एक बार ही फ्लावर देती है। एज मैनी ऑफ यू वुड नो दिस प्लांट फ्लावर ड्यूरिंग सेप्टेम्बर अक्टूबर 2006, कि आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि ये सितंबर से अक्टूबर के बीच में एक बार 2006 में दिया था। इट्स मास फ्लावरिंग ट्रांसफॉर्म्ड लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ हिली एरियाज इन केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु इनटू ब्लू स्टेचेस एंड अट्रैक्टेड लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट। कह रहा है ये वो भी कहाँ पे दिया था, ये केरल, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, और इसने क्या किया था, बहुत ही लार्ज नंबर में टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट किया था। ये जो फूल है ये
In animals, the juvenile phase is followed by morphological and physiological changes prior to active reproductive behavior. कि जुवेनाइल फेज कैसे ख़त्म हो जाता है, अगर मैं एनिमल की बात करूँ तो वहाँ पे एक मॉर्फोलॉजिकली तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि बाहर से, फिजियोलॉजिकली मतलब उसके कुछ बॉडी में क्या होता है, कुछ चेंजेस आता है। ठीक है। द रिप्रोडक्टिव फेज इज ऑल्सो ऑफ वेरिएबल ड्यूरिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अब ये जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है ये भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म में वेरी करता है अलग अलग तरीके से। चलिए आगे देखते हैं। यू विल नोटिस दैट बर्ड्स लिविंग इन नेचर ले एग्स ओनली सीजनली। कि आप क्या देखेंगे कि जो भी हमारा बर्ड नेचर में रहता है वो सीजनली एग देते हैं। ठीक है ना। सीजनली एग देने का मतलब क्या है, वो सीजनली रिप्रोड्यूस करते हैं अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल कंडीशन। फिर क्या कह रहा है, हाउएवर बर्ड्स इन कैपेसिटी, कि बर्ड से ये कैपेसिटी हम मतलब बर्ड में एक कैपेसिटी होती है जैसे कि पोल्ट्री फार्म में कैन बी मेड टू ले एग्स थ्रू आउट द ईयर। कि जैसे पोल्ट्री फार्म में हम आर्टिफिशियली कंडीशन दे के उनसे अंडे बना सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या वो अंडे भी हो सकते हैं, मतलब रिप्रोड्यूस, मतलब उसमें से बच्चे हो सकते हैं। देखिए आगे, इन दिस केस लेइंग एग इज़ नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन बट इट इज़ कॉमर्शियली एक्सप्लॉयटेशन फॉर ह्यूमन वेलफेयर। तो कह रहा है ये जो एग बना है तो इसका मतलब रिप्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, ये क्या है, ये ह्यूमन ने अपने बेनिफिट के लिए कॉमर्शियली इसको एक्सप्लॉइट करके, मतलब एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं उसको, लेकिन वो क्या है, नेचर के खिलाफ है। क्लियर हुआ। फिर आगे देखिए क्या है, द फीमेल्स ऑफ प्लेजेंटल मैमल्स एग्जिबिट साइक्लिकल चेंजेस। प्लेजेंटा मतलब जैसे कि कोई भी हमारा ऑफस्प्रिंग है, ठीक है, जो ओवरी के अंदर डेवलप होता है, ओवरी मतलब फीमेल बॉडी के अंदर, तो एक उनका जो जॉइंट होता है मदर के साथ, उस जॉइंट को बोलते हैं प्लेजेंटा। ठीक है। जैसे कोई भी अंडा देने वाला वो तो अंडा बाहर दे देती है, तो उसमें बच्चे डेवलप हो जाते हैं। तो मतलब मदर की बॉडी से उनका कोई कांटेक्ट नहीं होता है। लेकिन जिन एनिमल में जो मतलब ऑफस्प्रिंग का डेवलपमेंट बॉडी के अंदर होता है, ठीक है ना, तो उनका उनके मदर के साथ एक कनेक्शन होता है, उसको बोलते हैं प्लेजेंटा। यानी कुल मिला के यहाँ बात कर रहे हैं हम बच्चे जन्म देने वाले ऑर्गेनिज्म के बारे में। क्लियर हुआ। द फीमेल्स ऑफ प्लेजेंटल मैमल्स एग्जिबिट साइक्लिकल चेंजेस इन द एक्टिविटीज ऑफ ओवरीज। तो ये जो प्लेजेंटल वाले एनिमल होते हैं इनमें क्या होता है, एक साइक्लिकल चेंज होता है। क्लियर हुआ। साइक्लिकल चेंज, साइक्लिकल मतलब इनके बॉडी में हर मंथ में एक चेंजेस आते रहते हैं। तो देखिए वो चेंजेस क्या है, और वो चेंजेस किस में आता है, उनके ओवरी में आता है, एसेसरी डक्ट्स एज वेल एज हार्मोन, और किस में, उनके बॉडी में हार्मोनल भी चेंजेस होते रहते हैं ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज। और ये चेंज रिप्रोडक्टिव फेज में होता है, ना कि जुवेनाइल फेज में होता है। और आगे हम और एक फेज देखेंगे, सेंसेंट, यानी बुढ़ापे में। बचपन में और बुढ़ापे में नहीं होता है, जवानी में ये फेज होता है। कुल मिला के यही कहना है। इन नॉन प्राइमेट लाइक काउ, शिप, रैट्स, डियर्स, डॉग्स, टाइगर एटसेट्रा, सच साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड ओएस्ट्रस साइकिल। और वो जो ओवरी में चेंज आता है या फिर उनके हार्मोन में चेंज आता है या कुछ एसेसरी डक्ट में चेंज आता है, इन जो नॉन प्राइमेट वाले ऑर्गेनिज्म में, उसको हम बोलते हैं ओएस्ट्रस साइकिल। क्या बोलेंगे, ओएस्ट्रस साइकिल। ठीक है। अब यही चेंजेस अगर प्राइमेट में हो रहा है, देखिए, वेयर एज इन प्राइमेट्स, और प्राइमेट्स के अंदर कौन कौन आते हैं, मंकी हो गया, एप हो गया, ह्यूमन हो गया, वही चेंज अगर इनमें हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी कहने का मतलब है कि ऑयस्ट्रस और मेंस्ट्रुअल दोनों वर्ड का मीनिंग सेम है। जैसा कि एसेक्सुअल और वेजिटेटिव का मीनिंग सेम है, सिर्फ अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग इस्तेमाल करते हैं। जैसे जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज,
दोनों सेम मीनिंग सेम है बट अलग अलग ऑर्गेनिज्म में उसका इस्तेमाल करते हैं। सेम वैसे ही ऑयस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल सेम है बट नॉन प्राइमेट के लिए ऑयस्ट्रस साइकिल और प्राइमेट के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये बातें ध्यान रखनी है। मैनी मैमल्स स्पेशली दोज लिविंग इन नेचुरल वाइल्ड कंडीशन एग्जिबिट सच साइकिल्स ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन्स। फिर और क्या होता है, कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं, मैमल्स होते हैं, मतलब मिल्क प्रोड्यूस करने वाले होते हैं, जो एक फेवरेबल कंडीशन या फिर कोई सीज़न जैसे गर्मी हो गया या ठंडी हो गया कोई भी, तो उनका जैसे फेवरेबल सीज़न आता है, मतलब उनकी अकॉर्डिंग जो सीज़न आता है उस पर्टिकुलर सीज़न में ही ये साइकिल उनमें स्टार्ट होता है। ठीक है, मतलब वो हर सीज़न में, मतलब जानवर भी हर सीज़न में ब्रीड नहीं कर सकते हैं। कुछ जानवर का एक पर्टिकुलर सीज़न होता है, यानी वो सीजनल ब्रीडर होता है, तो उनमें उस सीज़न के अकॉर्डिंग ही ये मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर कह लो ओएस्ट्रस साइकिल शुरू होता है। आर देयरफॉर, ये देखिए लिखा हुआ कॉल्ड सीजनल ब्रीडर। तो जो सीज़न के अकॉर्डिंग बच्चों को जन्म देते हैं उनको बोलते हैं सीजनल ब्रीडर। मैनी other mammals are reproductively active throughout their reproductive phase and hence are called continuous breeder। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने दो वर्ड आया, एक आया continuous breeder और एक आया seasonal breeder। ठीक है, डिफरेंस क्या है, कंटिन्यूस ब्रीडर के लिए कोई सीज़न मैटर नहीं करता, ठंडी हो गर्म हो बारिश हो, लेकिन सीजनल ब्रीडर के लिए मैटर करता है। दैट वी ऑल ग्रो ओल्ड इफ़ वी लिव लॉन्ग एनफ, कि अगर हम ज़्यादा दिन तक जिए तो हम धीरे धीरे क्या होते हैं, बूढ़ा होने लगते हैं, बूढ़े। इज समथिंग दैट वी रिकॉग्नाइज, जिसको कि हम जानते हैं, बूढ़े होने लगते हैं ना। इसका मतलब उस बुढ़ापे का सिग्नल का मतलब क्या है कि आपका जो रिप्रोडक्टिव फेज़ है वो एंड होने वाला है। मतलब एक तो बचपन में आप रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते और एक बुढ़ापे में। ठीक है, रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी होती है जवानी में, जवानी गई तो रिप्रोडक्शन गई। क्लियर हुआ? तो चलिए आगे देखते हैं। फेज कैन बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ सेंसेंट और ओल्ड एज। ओल्ड एज का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे आपकी रिप्रोडक्शन की एबिलिटी कमज़ोर होती चली जाती है उसी को हम बोलते हैं सेंसेंट या ओल्ड फेज। दीज आर concomitant change in the body like slowing of metabolism। क्लियर हुआ? तो ये हमें कैसे पता चलता है, स्लोइंग ऑफ मेटाबॉलिज्म, मतलब बॉडी में मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है। मेटाबॉलिज्म मतलब बॉडी के अंदर जो इंटरनल रिएक्शंस होते हैं वो कम हो जाते हैं। अब वो रिएक्शन आपके जो एनर्जी फॉर्मेशन का, प्रोटीन का, तमाम रिएक्शन चल रहा है, वो सारी रिएक्शन कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी में वो ताकत या वो पावर नहीं रह जाता जो जवानी में होता है। ड्यूरिंग दिस लास्ट फेज ऑफ लाइफ स्पैन ओल्ड एज इज़ अल्टीमेटली लीडिंग टू डेथ, कि फिर लास्ट में जो हमारा ओल्ड फेज होता है लाइफ स्पैन का, उसके बाद फाइनली उस डेथ होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो इंसान हो चाहे कुछ और जानवर हो। In both plants and animals, hormones are responsible for the transition between three phases। तो चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, ये जो तीनों फेज़ हमने पढ़ा, जुवेनाइल फेज़, रिप्रोडक्टिव फेज़ और सेंसेंट या फिर ओल्ड फेज, सेंसेंट या फिर ओल्ड फेज पढ़ा, तो ये तीनों फेज़ के लिए हमारे हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इंट्रैक्शन बिटवीन हार्मोन्स एंड सर्टेन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड द एसोसिएटेड बिहेवियरल एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो कह रहा है ये जो भी हमारा रिप्रोडक्टिव फेज़ है उसको कौन कंट्रोल करता है, हार्मोन, और साथ में हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर मतलब हम जहाँ रहते हैं वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ का जो नेचर का इन्वायरमेंट वो कैसा है, हमारा खाना पीना कैसा है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब कह रहा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है
उसमें कौन कौन से इवेंट होता है। क्लियर हुआ। हमने देखा बॉडी में 3 स्टेज होता है, एक जुवेनाइल फेज और एक रिप्रोडक्टिव फेज और एक सेंसेंस या फिर ओल्ड फेज, जिसको हम बोल सकते हैं बचपन, जवानी और बुढ़ापा। अब हम पर्टिकुलर रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं कि एक रिप्रोडक्शन के कितने फेज होते हैं। तो देखिए रिप्रोडक्शन के फेज इवेंट्स, आफ्टर अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट इवेंट्स एंड प्रोसेस दैट हैव रिमार्केबल फंडामेंटल सिमिलरिटी। तो इसमें क्या होता है, कुछ इवेंट्स होता है रिप्रोडक्शन के लिए, रिप्रोडक्शन करने वाले उसमें, इवन दो द स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विद सेक्सुअली रिप्रोडक्शन आर इंडीड वेरी डिफरेंट। तो स्ट्रक्चर भी डिफरेंट। फिर आगे देखिए क्या है, द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो इलेबोरेट एंड कॉम्प्लेक्स फॉलो अ रेगुलर सीक्वेंस। Sexual reproduction is characterized by fusion of male and female gametes, the formation of zygote। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए कई सारा वर्ड आया हुआ है। मेल और फीमेल गैमेट के बारे में तो पहले ही मैंने बता दिया था आपको। तो मेल गैमेट मतलब हो गया आपका स्पर्म और फीमेल गैमेट का मतलब हो गया आपका ओवम। तो ये मेल और फीमेल आपका क्या बनाएगा, जाइगोट। फिर ये जाइगोट जो डेवलप होगा, मतलब वहाँ से उसका जो सेल डिवीज़न शुरू होगा। ये जो जाइगोट बनेगा, इस जाइगोट का जो सेल डिवीज़न शुरू होकर थोड़ा सा और बड़ा बनेगा, तो उस बड़े वाले जो बनने का प्रोसेस है उसको बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। यानी जाइगोट डेवलप होकर बनता है आपका एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो बनने की प्रोसेस को बोलते हैं हम एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है। तो इन सभी के लिए हमारे पास जो स्टेज होता है वो देखिए कौन कौन सा स्टेज होता है। एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन, एक होता है फर्टिलाइजेशन और एक होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्लियर हुआ। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमारे पास बॉडी में 3 स्टेज होता है। एक तो हो गया आपका वही बचपन, जवानी, बुढ़ापा। अब जवानी आ गई मतलब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए तैयार। तो अब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए कुछ इवेंट होता है बॉडी में। तो वो इवेंट कौन कौन सा है, तो पहला इवेंट है आपका प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा इवेंट है आपका फर्टिलाइजेशन और तीसरा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन मतलब सिंपली मेल और फीमेल गैमेट का मिलना, यानी कि स्पर्म और ओवम का मिलना। तो चलिए कल हम यहाँ से शुरू करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट से। तो दोस्तों आप लोगों से अगेन हम्बली रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हमें बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का कमेंट पढ़ के, और लाइक भी कर दीजिएगा, हमारा बहुत मोटिवेशन बढ़ता है। और हाँ एक बात और, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट आपके काम का है, कि आपको अच्छा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दोस्तों को भी ये चीज़ अफेक्ट करेगी, उनको भी पढ़ाई में मदद मिलेगा। ठीक है दोस्तों, वंस अगेन थैंक यू।